एपिसोड 9। एक पिंजरा। विधि ने उसे देखा और उसके पैर वहीं थम गए। वो मुस्कुराई, इस आशा में कि उसकी वो मुस्कुराहट वो आखिरी चीज होगी जो उसे याद रहेगी। हालांकि इससे पहले कि वो अपने जाने के निर्णय को समझती, आरव उसके पास आया और उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मार दिया और कहा, विधि, मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतनी क्रूर हो। तुम इतना गिर गई कि तुमने किसी को जहर देके मार दिया। किसी को जहर देके मार दिया? विधि बोली। विधि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आरव किस बारे में बात कर रहा था, और विधि सदमे से फर्श पर कमजोरी से गिर पड़ी। उसका माथा एक कोने से टिकाया और खून से बहता हुआ चेहरे पे आने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कानों में बजती आवाज और बेहोशी की हालत में विधि ने ऊपर सदमे में आरव की तरफ देखा। आरव झुका और उसने विधि को उसके शर्ट के कॉलर से पकड़कर गरज के बोला, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। हिम्मत मैत्री सहगल को मारने की। सहगल परिवार इसका कारण जानने के लिए अब हमारे पीछे पड़ा है। तुम्हें कुछ पता है तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? मैत्री सहगल, उसकी मंगेतर, मर गई। ये विचार विधि के दिमाग में कुछ सेकंड्स के लिए छलका और फिर गायब हो गया। विधि ने अपनी आंखें खोलकर अपने सामने खड़े आदमी को देखने की पूरी कोशिश की, पर उसके चेहरे पर खून की वजह से उसके लिए उसे देखना मुश्किल हो गया था। उसका चेहरा बहुत दर्द कर रहा था, साथ ही सूजन भी शुरू हो गई थी, जिससे उसे बोलने में दिक्कत हो रही थी। वो स्पष्ट रूप से साफ ना बोलते हुए बोली, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। वो औरत मर गई थी या नहीं, अब ये विधि के लिए मायने नहीं रखता था। उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, आरव ने उसे सच में थप्पड़ मारा। ये पहली बार था जब आरव ने उससे बिना किसी अफसोस और परवाह के थप्पड़ मारा, जैसे वो उसकी बहुत बड़ी दुश्मन हो। आखिर उनका रिश्ता बहुत नाजुक था। इस अनजान औरत के लिए, हां, शायद पूरी तरह से अनजान नहीं, इस औरत के लिए जो एक बराबरी के परिवार से थी, एक राजनीतिक शादी, उसके लिए उसने अपने 10 साल के रिश्ते को तोड़ दिया। उनका रिश्ता सच में खत्म हो चुका था। विधि ने उसके मंगेतर को नहीं मारा था, पर आरव उसका विश्वास नहीं करता। देखा जाए तो आखिरी इंसान जिसने मैत्री सहगल को देखा था वो विधि थी। मैत्री सहगल कॉफी शॉप के प्राइवेट रूम के सोफे पर डेड मिली, जहां विधि और मैत्री सहगल कुछ देर पहले ही बातचीत के लिए मिले थे। विधि की उंगलियों के निशान मैत्री के शरीर के बगल में गिरे हुए ग्लास में पाए गए। आरव ने इसके बाद विधि को हाउस अरेस्ट में रख लिया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ, विधि उसे सिर्फ हमेशा के लिए भूलने की इच्छा कर सकती थी। ये एक टॉर्चर ईयर था जिसने विधि को एक बात सिखा दी। जिस आरव ने उसे उसकी जिंदगी के हर दिन की रक्षा करने का वादा किया, वो मर चुका था और उसकी जगह एक जंगली जानवर, एक अपमानजनक राक्षस ने ले ली थी। ऑटम की एक ठंडी बहती हवा चली, जिसके कारण विधि कांपने लगी। विधि अपने पास की यादों से उभरी और अपने हाथ में रखे पेपर बैग को कसकर छाती से लगा लिया। पेपर बैग में वो सभी सामान था जो उसने आउटडोर फिल्मिंग के लिए खरीदा था, और उस बैग के वजन ने उसे जिंदा होने का एहसास कराया। सड़कों पर लोगों की भीड़ थी, चारों तरफ से उसे धक्के लग रहे थे, जिससे चलने में उसके कदम गड़बड़ा रहे थे। हैरानी की बात है कि इस भीड़ का एक हिस्सा होने के कारण उसे सुरक्षित महसूस हुआ। ठीक 1 महीने पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि वो आरव के चंगुल से बच पाएगी और सड़कों पर सामान्य रूप से चल पाएगी। यह अब 1 महीने से ज्यादा हो चुका था जब विधि ने मरकर पुनर्जन्म ले लिया था। उसने जानबूझकर दिनों की गिनती नहीं की, लेकिन विधि ने नजर उठाकर देखा और खुद को एक शॉपिंग स्क्वायर के बीच में पाया। उसके आसपास लोग अपने व्यापार के काम में जा रहे थे। कई युवा लोग अपनी बाहों में सफेद डेजी लेकर चल रहे थे। उनमें से कुछ चुपचाप सो रहे थे, बाकी लोग अपने बगल वाले लोगों के साथ फुसफुसा रहे थे। उसने जाना जैसे उनमें से कुछ कह रहे हों,
विधि, अफसोस की बात है। एक जाना पहचाना मधुर गाना बैकग्राउंड में बज रहा था। ये वो गाना था जिसे उसने बहुत पहले गाया था। स्क्वायर के बीचों बीच स्क्रीन पर आंखों को आकर्षित करने वाला एक सफेद और काले रंग का कैप्शन बार बार दोहरा रहा था, सोई हुई तितली, अभिनंदन करते हुए विधि की मौत के 77 दिन बाद। क्रेडिट रोल सबसे ज्यादा मनोरंजक था। ये एक लाइव ब्रॉडकास्ट था। अपनी खुद की मौत के बाद लाइव प्रसारण देखना एक अजीब स्थिति थी। विधि को उम्मीद नहीं थी कि वो संयोग से एक रैंडम दिन पर यह देखेगी। जिस दिन उसने शॉपिंग करने का फैसला किया, उससे अचानक खो जाने का एहसास हुआ। वो मुड़कर वहां से चले जाना चाह रही थी, पर उसके पैरों ने मानो जड़ बिखेर ली थी और वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसके दिल की गहराई में एक संभावित आवाज पुकार रही थी, क्या आरव दिखेगा? उसकी मौत के बाद वो कैसा होगा? आरव, तुम बचने से परे हो। उसके दिल में एक और आवाज उसे चुभ रही थी। उसने तुम्हें बहुत दर्द दिया, फिर भी तुम उसके लिए अभी भी रो रही हो। आसपास के लोग उससे टकराते रहे और बेसब्र आवाजें बुलंद हो गईं। अरे, तुम चल रही हो या नहीं? आप सड़क के बीच में क्यों खड़ी हो? आगे बढ़ो, यहां मरे हुए जैसे खड़े मत रहो। वो दाएं बाएं हिलती रही जब तक कि वो एक मजबूत छाती से टकरा गई। विदुषी, क्या तुम देख रही हो कि तुम कहां चल रही हो? ये रोहन था, जिसने उसे सड़क के किनारे खींच लिया। अगर दिन में सपने देखने हैं तो कहीं और जाओ, यहां विधि के पागल फैन की भरमार है। अगर तुम सड़क के बीच में खड़े होते हो और भगदड़ में फंस जाते हो तो किसी को नहीं पता होगा कि तुम्हारी मौत के लिए किसे दोषी ठहराया जाए। विधि ने उसे घूरते हुए देखा, अपने मुंह से आग निकालते हुए। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? अब ये मत कहना कि तुम भी विधि के फैन में से एक हो। रोहन ने अपने हाथों को अपने पैंट की बड़ी जेबों में भर लिया। वो काफी चिड़चिड़ा लग रहा था। जैसे ही वो बोलता था, वो घूमकर विधि के कई फैंस को घूर रहा था, जो उसे भी घूर रहे थे। विधि चुप थी। विधि ने आखिरकार अपनी आवाज निकाली और पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैं कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर आया था। अगर एमवी फिल्मिंग के लिए कल और आज एकमात्र रेस्ट डे नहीं होता है तो मैं यहां विधि की डेथ सेरेमनी के दौरान भीड़ में नहीं फंसता। रोहन ने हाथ हिलाते हुए पीछे किसी को जवाब देते हुए पुकारा, यहां पर। विधि ने रोहन के 2 चेलों को कई बड़े और छोटे बैग्स के साथ मुश्किल से भीड़ के जरिए घुसकर आते हुए देखा। वो विधि और रोहन के पास आए। उन्होंने जोर से सांस ली। हे भगवान, रोहन, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये पागल फैन क्या करने के काबिल हैं। ये लोग पागल हैं। वो दीवारें हैं और उन लोगों की दीवारें इस जगह को जाम कर रही है। उनमें से बहुत से लोग रो रहे हैं। वहां पर देखो, और वहां पर। उन 2 लड़कों ने सामान को नीचे रखा जिसे वो उठाकर ला रहे थे। फैन की तरफ पॉइंट करते हुए वो रोहन को कंप्लेन करने लगे। कुछ समय बाद ही उन्होंने विधि को रोहन के सामने खड़ा हुआ देखा। क्या ये विदुषी नहीं है? वे सदमे में टिप्पणी करते हुए उसे घूरते हैं जैसे कि वो एक भूत हो। भाई रोहन, तुम इसके साथ क्यों हो? ये कोई आश्चर्य नहीं था कि वे बहुत हैरान थे। बस कल ही रोहन और विदुषी के बीच युद्ध था। न केवल उनके बीच डांस बैटल हुआ, बल्कि रोहन को ट्रेनिंग कैंप में उन सभी लोगों के सामने विदुषी के आगे घुटने टेककर झुकना पड़ा। ये कैसे संभव था कि वो एक साथ आज यहां उसके साथ था? एक दूसरे से इतने फ्रेंडली ढंग से बात कर रहे थे, यहां तक कि विधि को भी अजीब लगा। क्या रोहन सिंपल इजी गोइंग इंसान था या बहुत दयालु था? अगर ये कोई और होता तो कल उसके आगे घुटने टेकने के बाद प्लेग की तरह उससे बचता। कौन अभी भी इतना दयालु होगा कि उसे बचाने के लिए खींचेगा? रोहन ने आसमान की ओर देखा और अपनी आंखें घुमा ली। ये किस्मत वाली है कि मैं इसके साथ टकरा गया, वरना ये अभी तक इन लोगों द्वारा कुचल दी गई होती। उसने उसे चिढ़ाया। उसके कलाई पर चेन एक साथ खनखना रही थी। विदुषी, कल मैं शर्त हार गया और सौदेबाजी के अपने हिस्से को पूरा किया। मैंने बस अभी आज तुम्हारी जान बचाई। तुम मुझे कैसे चुकाने जा रही हो? तुम किस तरह चाहते हो कि मैं तुम्हें चुकाऊं? विधि ने महसूस किया कि रोहन एक बच्चे की तरह था जो बड़ा नहीं हुआ था।
कोई आश्चर्य नहीं था कि वो बचकाने ढंग से उसकी टेबल पर इंक डाल देगा। एक समझदार आदमी ऐसा कभी नहीं करेगा। उसके सवाल को सुनकर रोहन की आंखें खुल उठी। कल जब मैं तुम्हें विंडमिल करते हुए देख रहा था, तुम अपने एंकल के साथ कुछ करती हो, जैसे तुम्हें हवा के बीच से किक किया गया हो। वो बहुत अलग था उससे जो हम आमतौर पर विंडमिल के डांस मूव्स में देखते हैं। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा है। मैंने आज सुबह कई बार कोशिश की, पर मुझे सही एंगल नहीं मिला। तुमने ऐसा करना कहां से सीखा? जल्दी बताओ मुझे।